नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे पद परिचय का ही, जिसमें पद परिचय के उदाहरणों के द्वारा हम इस बिंदु को समझने का प्रयास करेंगे। पद परिचय के अंतर्गत एक कक्षा में हमने शब्दों के कुछ महत्वपूर्ण जो परिचय थे वो जानने का प्रयास किया। इस कक्षा में हम पद परिचय को उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी ये कक्षा, पद परिचय भाग 2। तो उसमें हमने देखा कि पद परिचय होता क्या है। पूर्व कक्षा में हमने पढ़ा पद परिचय होता क्या है, उनका व्याकरणिक परिचय देना ही, यानी वाक्य में जितने भी पद प्रयुक्त होते हैं उनका व्याकरणिक परिचय देना, जानकारी देना ही, आपस में संबंध स्थापित करना, संबंध बताना, उनका स्वरूप बताना ही क्या कहलाता है, पद परिचय। किन किन शब्दों का पद परिचय किया जाता है, ये बातें हमने पूर्व कक्षा में की। तो उनमें ही एक होता है संज्ञा शब्दों का पद परिचय। तो संज्ञा शब्दों का पद परिचय जब करना होता है तो वहाँ पर हमें क्या क्या बताना होता है, ये चीज़ें आपको पहले बताई जा चुकी है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए एक बार यहाँ पर ये चीज़ें दी जा रही हैं। इसमें हमें 5 बातें बतानी होती हैं। 5 बातें क्या क्या हैं, जिसमें सबसे पहला है संज्ञा का प्रकार। संज्ञा के जो 3 प्रकार हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, इनमें से कौन सा प्रकार यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है उसकी हमें जानकारी देनी है। उसका लिंग, जो संज्ञा शब्द यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इस बात की जानकारी हमें यहाँ पे देनी है। उसका वचन, कि जो संज्ञा शब्द यहाँ पर दिया गया है, रेखांकित किया गया है, या जिस शब्द का पद परिचय हमें करना है उस शब्द का वचन एक वचन है या बहुवचन, वो एक का बोध करा रहा है या एक से ज़्यादा का बोध करा रहा है। इसके साथ ये देखना है कि उसमें कौन से कारक का प्रयोग हुआ है। साथ ही ये बताना है कि क्रिया के साथ उस शब्द का संबंध क्या है। ये 5 बातें हमें संज्ञा शब्दों का पद परिचय करते समय बतानी होती हैं। तो इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, यदि संज्ञा शब्द कर्ता कारक है तो लिखेंगे अमुक क्रिया का कर्ता। अमुक क्रिया से मतलब है कि वाक्य में जो क्रिया शब्द दिया गया है वो क्रिया शब्द लिख करके और फिर उसके साथ उसका संबंध बताना है। या करने वाला यदि कर्म कारक है तो उल्लेख करेंगे अमुक क्रिया का कर्म, अर्थात जो क्रिया प्रयुक्त हुई है उस क्रिया का नाम लिख करके और फिर लिखेंगे। इसी प्रकार कारक के अनुसार क्रिया के साथ उनका संबंध बतलाया जाता है। कैसे, जैसे एक उदाहरण आप देख रहे होंगे, सोहन पुस्तक पढ़ता है। सबसे पहले हमें देखना है, या तो वाक्य में आपको रेखांकित शब्द दिया जाएगा कि वाक्य में रेखांकित शब्दों का पद परिचय आप कीजिए। तो रेखांकित शब्द यदि दिया जाता है तो रेखांकित शब्द का रूप हमें पहचानना है कि वो अव्यय शब्द है या अविकारी है, विकारी है या अविकारी है। अव्यय और अविकारी एक ही होते हैं, क्षमा करना। तो यहाँ पर हमें देखना है कि रेखांकित नहीं किया गया है, तो हमें स्वयं को, जब संज्ञा शब्दों का पद परिचय हम पढ़ रहे हैं तो हमें वाक्य में शब्दों की पहचान होनी चाहिए कि वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सोहन शब्द भी संज्ञा शब्द है और पुस्तक शब्द भी संज्ञा शब्द है। दोनों के रूपों की यदि बात करें तो सोहन यहाँ किसी का नाम दिया गया है, पुस्तक वस्तु का नाम है, अतः दोनों संज्ञा है। अब सोहन एक व्यक्ति का नाम दिया गया है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, और उस पुस्तक का नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ पुस्तक दिया गया है, तो पुस्तक शब्द से हमें सभी पुस्तकों की जाति का बोध हो रहा है। इसलिए एक व्यक्तिवाचक का है और एक उदाहरण है जातिवाचक का, दोनों शब्द। तो सबसे पहले हम पद परिचय करते हैं सोहन शब्द का। सोहन शब्द का पद परिचय करें तो जो 5 बातें हमें बतानी होती हैं उन्हीं 5 बातों का जिक्र हमें इसमें करना है। तो जैसे सोहन शब्द दे रखा है, हमें इसी रूप में करना है। आप इसको उदाहरण को लिखेंगे, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो सोहन शब्द एक व्यक्ति के नाम का बोध करा रहा है, एक ही व्यक्ति का बोध करा रहा है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने यहाँ पर लिख दिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा।
इसका सोहन का लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। सोहन स्त्री जाति का बोध करा रहा है या पुरुष जाति का बोध करा रहा है। यदि पुरुष जाति का बोध करा रहा है तो पुल्लिंग, और यदि स्त्री जाति का बोध कराता है तो स्त्रीलिंग। इस हिसाब से यदि हम देखें तो यहाँ पर सोहन पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध करा रहा है, इसलिए पुल्लिंग यहाँ पर लिख देंगे। इसके साथ ही आगे लिखना है कि सोहन एक का बोध करा रहा है, एक से ज़्यादा का बोध करा रहा है। यदि एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध कराए तो एक वचन, और एक से अधिक का यदि बोध कराए तो बहुवचन। यहाँ पर सोहन एक का ही बोध करा रहा है, इसलिए एक वचन यहाँ पर लिख देंगे। साथ ही वाक्य पर आप ध्यान देंगे एक बार कि वाक्य में कहा गया है पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ना यहाँ पर क्रिया हो रही है। पढ़ना क्या हो रही है यहाँ पर वाक्य में, क्रिया। अब ये पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है, सोहन स्वयं कर रहा है, इसलिए सोहन क्या हो गया, क्योंकि क्रिया को करने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ता। तो यहाँ पर पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है, सोहन कर रहा है। अतः यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, यहाँ पर कारक हो जाएगा कर्ता कारक। अब उसके बाद में पांचवा बिंदु जो बताना होता है कि क्रिया के साथ संबंध। जैसे आपने देखा कि यदि कर्ता है, कर्ता शब्द का हम पद परिचय करें तो अमुक क्रिया का कर्ता। अमुक क्रिया से मतलब था कि वाक्य में कौन सी क्रिया शब्द का पद परिचय, कौन से शब्द का पद परिचय कर रहे हैं, उसमें क्रिया क्या हुई है, उसके साथ उसका क्या संबंध है। तो यहाँ वाक्य में कौन सी क्रिया है, पढ़ता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पढ़ता है क्रिया का कर्ता, क्योंकि इस क्रिया को करने वाला कौन है, सोहन। इस प्रकार से हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का ये पद परिचय कर सकते हैं। एक बात ध्यान देने योग्य कि यहाँ पर जो हम 5 बिंदु पढ़ रहे हैं, परीक्षा में आपसे 5 बिंदु नहीं करवाए जाएंगे। आपसे किसी भी शब्द के पद परिचय हेतु 2 या 3 बिंदु लिखवाए जाएंगे। तो 2 या 3 बिंदु जब लिखने की बारी आए तो ये नहीं लिखना है कि किसी भी शब्द का पद परिचय करवा रहा है, उसका लिंग लिख दिया, उसका वचन लिख दिया कि 2 बिंदु तो ये कॉमन हो गए। एक तो लिंग हम पहचान सकते हैं, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, एक वचन है या बहुवचन है। तो जब तक हम उस शब्द के मूल रूप को नहीं लिखेंगे तब तक हमारे उस वेद का कोई औचित्य नहीं है। कि यानी मूल रूप से मतलब है कि वो संज्ञा शब्द है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया शब्द है या क्रिया विशेषण है या अव्यय शब्द है। तो इस प्रकार से उस शब्द को पहचान करके और उस शब्द के भेद को जब तक नहीं लिखेंगे तब तक हमारे वो 2 रूप किसी काम के नहीं हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है व्याकरण के आधार पर उन शब्दों का सही परीक्षण करना, सही पहचान होना। दूसरा शब्द यहाँ पर दिया गया है पुस्तक। अब पुस्तक में किसी एक पुस्तक का नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसलिए हम पुस्तक को व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं मान सकते हैं। पुस्तक में अगर व्यक्तिगत किसी पुस्तक का नाम दिया जाता तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कर सकते थे। जैसे मान लीजिए किसी भी पुस्तक का नाम दे दें तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और यदि नाम नहीं दिया गया, सिर्फ पुस्तक दिया गया तो सभी पुस्तकों का बोध हो रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा इसमें हम कर देंगे। तो भेद हो गया जातिवाचक संज्ञा। अब सबसे पहले ये देखना है कि पुस्तक स्त्री जाति का बोध करा रही है, पुरुष जाति का। जो पुस्तक शब्द दिया गया है वो स्त्री जाति का बोध करा रहा है या पुरुष जाति का। तो पुस्तक शब्द पुरुष जाति का बोध नहीं करवा रहा है बल्कि स्त्री जाति का बोध करा रहा है। अतः यहाँ पर लिंग कौन सा होगा, स्त्रीलिंग। हम तुरंत इसके आगे लिख देंगे जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग। अब ये देखना है कि एक वचन है या बहुवचन है। यदि पुस्तकें होता, क्योंकि पुस्तक तो सिर्फ एक का ही बोध करा रहा है, संख्या में एक का ही बोध करा रहा है। यदि पुस्तकें शब्द होता तो बहुवचन का बोध होता, यानी एक से ज़्यादा पुस्तकों का यहाँ पर बोध होता, लेकिन यहाँ पर एक ही पुस्तक का बोध हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, एक वचन। तो 3 बिंदु हमारे सामने आ चुके हैं। आगे इसको देखना है कि वाक्य में कर्म मौजूद है या नहीं। जब तो कर्म मौजूद है या नहीं, इसके लिए हमें कैसे पता चले कि वाक्य में कर्म है या नहीं। तो क्रिया शब्द से पूर्व क्या या किसको लगा करके देख लीजिए। यदि उत्तर में आपको कुछ मिलता है तो कर्म है, और यदि उत्तर में कुछ नहीं आता है तो कर्म नहीं है। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो क्रिया का फल जिस पर पड़े वो ही कर्म कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए क्रिया शब्द दिया गया है पढ़ता है, तो पढ़ता है शब्द से पहले लगा लीजिए क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, तो इसका मतलब कर्म है, और पुस्तक ही क्या है, कर्म। अब ये इसकी 2 स्थितियाँ होती हैं, जैसे कर्ता कारक की 2 स्थितियाँ होती है, एक विभक्ति युक्त और एक विभक्ति से रहित। वही स्थिति कर्म कारक की है, विभक्ति से युक्त और विभक्ति से रहित। तो पुस्तक पढ़ता है, इसमें कोई विभक्ति का लोप है तो कर्म कारक तो है, तो इसमें चौथा बिंदु हम क्या लिख देंगे, कर्म कारक।
कौन सी क्रिया का कर्म है ये? पढ़ता है क्रिया का कर्म। और इस प्रकार से हम इन दोनों शब्दों का पद परिचय कर सकते हैं। तो संज्ञा शब्दों का पद परिचय बहुत ही आसान है, आप इनको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं और पद परिचय कर सकते हैं। संज्ञा शब्दों का पद परिचय करने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। एक दूसरा अन्य उदाहरण के द्वारा आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा उदाहरण मैंने यहाँ पर लिया है कि लंका में राम ने बाणों से रावण को मारा। अब इसमें देखिए, मैं यहाँ पर देखिए, एक तो लंका शब्द को रेखांकित कर रखा है, एक राम को कर रखा है, बाणों से कर रखा है और रावण को कर रखा है। यहाँ पर इस वाक्य में हमें 4 संज्ञा शब्द मिल गए हैं। रेखांकित कोई नहीं है। यदि रेखांकित कर दिया जाता इनमें से कोई शब्द तो हमें उस शब्द का पद परिचय करना था। तो चूंकि हम यहाँ पर संज्ञा शब्दों का पद परिचय पढ़ रहे हैं, तो वाक्य में जितने भी संज्ञा शब्द हमारे सामने हैं, हम उन सभी संज्ञा शब्दों का पद परिचय यहाँ पर करेंगे, ताकि हमें समझने का ज़्यादा अवसर मिले। हम ज़्यादा उदाहरणों के द्वारा हम इस बात को, अपने अर्थ को समझ सकें, अपने बिंदु को समझ सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें तो वो ही 5 बिंदु हमें बताने हैं। आप इनको उतारते जाएंगे ताकि आपके पास ये विषय वस्तु सुरक्षित रहे और जब चाहे आप इसको दोहरा सकें। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लंका शब्द की बात करते हैं, जो कि संज्ञा शब्द है, क्योंकि ये स्थान का नाम है। अब सबसे पहले ये देखना है कि लंका शब्द में संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है। कि लंका नाम दे दिया गया, इसका मतलब वो एक स्थान, एक देश विशेष का नाम दे दिया गया, इसका मतलब व्यक्तिवाचक। यदि देश शब्द दिया जाता, द्वीप शब्द दिया जाता, तब उसमें जातिवाचक हम कर सकते थे, क्योंकि उससे किसी व्यक्तिगत देश का, व्यक्तिगत द्वीप का कोई पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ व्यक्तिगत किसी देश का नाम दिया गया है, लंका, या जगह का नाम मान लीजिए, आप इसको देश मत मानिए, श्रीलंका क्यों मानते हैं, आप इसको एक जगह मानिए। लंका श्रीलंका को ही कहा जाता है, लेकिन आप उसको एक जगह मानिए। और जगह का जब नाम हमें मिल गया है तो यही हमारे लिए क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। एक जगह का नाम विशेष है ये लंका, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हम इसमें कर सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो लंका शब्द दिया गया है, ये स्त्री जाति का बोध करा रहा है या पुरुष जाति का। कोई भी शब्द का पद परिचय करेंगे तो हमें इन चीज़ों का ध्यान अवश्य रखना है, उस शब्द के स्वरूप पर हमें विचार करना है। तो लंका शब्द हमें किसका बोध करा रहा है, लंका शब्द हमें किसका बोध करा रहा है, पुल्लिंग शब्द का, क्योंकि देश के जितने भी शब्द हैं वो सभी क्या हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। एक देश का बोध करा रहा है या एक जगह का बोध करा रहा है या एक से ज़्यादा का, एक ही जगह का बोध करा रहा है, इसलिए एक वचन। अब कारक की बात करते हैं तो इसमें देखिए, लंका में, तो इसके साथ में विभक्ति दी गई है, आप यहाँ पर इसको समझ सकते हैं, इसके साथ विभक्ति दी गई है। तो में किस कारक के, जो टोटल 8 कारक चलते हैं उनमें अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं में, पे, पर। यहाँ पर लंका के साथ में विभक्ति दी गई है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक। तो बिंदु 4 हमें उपलब्ध हो गए हैं। पहला इसमें हम लिख सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, अधिकरण कारक। अब ये क्रिया के साथ हमें इसका संबंध बताना है, तो इसमें क्रिया कौन सी है, मारा क्रिया का अधिकरण। अधिकरण में होता है जिससे आधार बोध का पता चले, वो वहाँ पर होता है अधिकरण। तो लंका में रावण को मारने का आधार कहाँ था, लंका में। तो मारा क्रिया का ही अधिकरण है ये, और इसके साथ हम इसका संबंध दे सकते हैं। फिर देखिए दूसरा शब्द इसमें दे रखा है राम ने। अब यहाँ पर इसके साथ भी विभक्ति चिन्ह दिया गया है ने, तो ने शब्द जो ने विभक्ति दी गई है उसी हिसाब से हम इसमें कर्ता कारक कर सकते हैं। कर्ता की 2 स्थितियाँ होती हैं। यदि कर्ता
यदि क्रिया भूतकालिक है तो उसके साथ ने विभक्ति प्रयुक्त होगी, और यदि क्रिया वर्तमान कालिक है तो उसके साथ ने विभक्ति का लोप होगा। यहाँ पर क्रिया का रूप आप देख सकते हैं मारा। अब मारा क्रिया है तो ये भूतकालिक रूप में है, इसलिए कर्ता के साथ में क्या दे रखी है, विभक्ति चिन्ह। क्रिया को करने वाला कौन है, मारने की जो क्रिया है वो करने वाला कौन है, राम, इसलिए राम शब्द के साथ में क्या दे दिया गया है, क्रिया के साथ, राम शब्द के साथ दे दिया गया है विभक्ति चिन्ह ने। तो यहाँ पर अब हमें देखना है कि राम में कौन सी संज्ञा है। एक व्यक्ति का नाम है इसलिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इसी प्रकार हम आगे इसको देख सकते हैं, ये पुरुष जाति का बोध करा रही है या स्त्री जाति का, तो राम पुरुष जाति का बोध करा रही है इसलिए पुल्लिंग हो जाएगा। एक का बोध करा रही है या एक से अधिक का, तो राम से केवल एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है इसलिए एक वचन हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब दूसरी बात देखना है कि इसमें कारक कौन सा है, तो कारक में यहाँ तो कोई संदेह ही नहीं है, क्योंकि शब्द के साथ में विभक्ति चिन्ह दिया गया है तो हम पहचान सकते हैं और बड़े आसान शब्दों में लिख सकते हैं कि कर्ता कारक। दूसरी बात करें तो मैंने दोनों रूप बताए कि यदि क्रिया भूतकालिक है तो कर्ता विभक्ति से युक्त होगा, और यदि क्रिया वर्तमान कालिक है या भविष्यकालिक है तो कर्ता विभक्ति से रहित होगा। तो हमें ये देखना है कि क्रिया को करने वाला कौन है। तो यहाँ पर देखिए मारा क्रिया जो दी गई है उसको करने वाला कौन है, राम, तो कर्ता कारक, और आगे लिख देंगे मारा क्रिया का कर्ता। इसमें मैंने लिख नहीं रखा है लेकिन ये पांचवा बिंदु आपको स्वयं को लिखना है, मारा क्रिया का कर्ता। इसके बाद में अगला शब्द है बाणों, क्योंकि उदाहरण हमारे सामने है कि बाणों से। अब यहाँ पर भी बाणों शब्द के साथ में से विभक्ति दी गई है। अब से विभक्ति दी गई है तो से विभक्ति कौन से कारक की है, से विभक्ति दो कारकों में आती है, एक आता है करण कारक और दूसरा आता है संप्रदान अधिक अपादान कारक। एक करण और दूसरा अपादान। करण कारक में से साधन के रूप में प्रयुक्त होता है, जबकि अपादान में से पृथक होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो साधन के रूप में मतलब किस चीज़ से वो क्रिया की जा रही है तो साधन हो गया, अलग होने के अर्थ में होता तो हम अपादान कारक मानते। यहाँ पर अब देखिए बाणों से, अब तो बाणों शब्द को हमने ले लिया है तो इसके साथ में से विभक्ति दी गई है तो कारक तो हमें पहचान में आ गया कि यहाँ पर करण कारक है। तो सबसे पहले हमें इसकी क्रिया देखनी है, तो क्रिया कौन सी है, बाणों से, कि बाण विशेष का यहाँ पर नाम नहीं दिया है, बाणों से जातिवाचक संज्ञा का बोध हो रहा है। आप समझ सकते हैं कोई एक बाण का नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है। अब जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आप लेगी बाण का नाम कैसे हो सकता है, क्योंकि बाणों के तो नाम चलते थे, किसी को ब्रह्मास्त्र, किसी को चंद्रास्त्र, किसी को दुनिया भर के अलग अलग उनको नाम दिए गए थे, लेकिन यहाँ तो सिर्फ बाण शब्द दिया गया है। अब बाण शब्द से किसी बाण विशेष का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा का बोध यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जातिवाचक संज्ञा हमने लिख दी है। अब सबसे पहले ये देखना है कि बाण जो शब्द दिया गया है ये पुरुष जाति के अंतर्गत आता है या स्त्री जाति के अंतर्गत, तो बाण सभी पुरुष जाति के अंतर्गत आते हैं इसलिए पुल्लिंग हो जाएगा। इसके रूप को पढ़ने पर पता चल रहा है कि बाण यदि होता, बाण शब्द होता तो एक वचन होता, लेकिन यहाँ शब्द दिया गया है बाणों। अब जब बाणों शब्द दिया गया है तो ये बहुवचन का बोध करा रहा है, एक से अधिक का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर वचन कौन सा होगा, बहुवचन। एक से अधिक का बोध करा रहा है तो यहाँ पर वचन कौन सा हो जाएगा, बहुवचन। कारक की बात करें तो कारक करण कारक है, क्योंकि बाणों से ये साधन के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त है। मारने की जो क्रिया है वो किस साधन के द्वारा हो रही है, बाणों से। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं मारा क्रिया के साधन के रूप में, ठीक है, मारा क्रिया के साधन के रूप में। और इस प्रकार से आप अपने इस पद परिचय के बिंदु को पूरा कर सकते हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और एक शब्द दिया गया है रावण। अब रावण शब्द दिया है रावण को, अब रावण शब्द के साथ में भी आप देखेंगे तो विभक्ति चिन्ह दिया गया है। यही स्थिति जो कर्ता कारक की होती है, विभक्ति युक्त है या विभक्ति रहित है, वही स्थिति कर्म कारक के साथ भी होती है। यदि क्रिया भूतकालिक है तो कर्म के साथ विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त होगा, और यदि क्रिया वर्तमान कालिक है तो कर्म के साथ कोई विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मारा क्रिया भूतकालिक है और उसके साथ में कोई विभक्ति दी गई है।
तो रावण शब्द की बात करें तो एक व्यक्ति विशेष के नाम का बोध हो रहा है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर आप बिना सोचे समझे कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। आशा है आप इन चीज़ों को समझते जा रहे हैं, किसी प्रकार का कोई संदेह आपके मन में नहीं है। अब ये पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं या स्त्री जाति का, तो ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है, इसलिए पुल्लिंग इसमें कर देंगे। एक का बोध करा रहा है, क्योंकि रावणों शब्द यहाँ पर नहीं दिया गया है, रावण शब्द एक का ही बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर एक वचन भी हम कर देंगे। और यहाँ पर इसके साथ में विभक्ति चिन्ह दिया गया है जो कि कर्म कारक का है। या फिर दूसरा तरीका जो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि क्रिया शब्द से पहले क्या या किसको लगा करके देखिए, अगर उत्तर में कुछ मिलता है तो वही शब्द आपका कर्म होगा। तो मारा, किसको मारा? रावण को मारा, तो रावण शब्द यहाँ पर मिल रहा है, इसी हिसाब से भी हम इसको कर्म कारक कर सकते हैं। तो कर्म कारक और कौन सी क्रिया का कर्म है? मारा क्रिया का कर्म। तो ये था संज्ञा शब्दों का पद परिचय, और मुझे आशा है कि आपको संज्ञा शब्दों का पद परिचय करने में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहा होगा, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सर्वनाम शब्दों की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि सर्वनाम जो होता है वो होता क्या है, सर्वनाम कहते किसे हैं। तो ये पूर्व कक्षा में हमने खूब चर्चा कर ली कि सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के शब्द कौन से हैं, कहाँ प्रयुक्त होते हैं। तो सर्वनाम होते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। ये पुनरुक्ति से बचने के लिए भी काम में लिए जाते हैं। संज्ञा शब्दों की पुनरुक्ति से बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो सर्वनाम शब्दों का पद परिचय करते समय हमें क्या क्या बातें बतानी होती हैं, ये चर्चा हम पूर्व कक्षा में कर चुके हैं। 5 बातें तो वही बतानी होती हैं जो हमने संज्ञा शब्दों के अंतर्गत बताई हैं। वहाँ पर संज्ञा का भेद बताना होता है, यहाँ पर हमें बताना होता है सर्वनाम का भेद। और एक बिंदु इसमें बढ़ जाता है उसका पुरुष। जो सर्वनाम के 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, वो एक और बताना पड़ता है। इस प्रकार से हमारे पास सर्वनाम शब्दों का पद परिचय करते समय कुल बिंदु बन जाते हैं 6। अब ये 6 बिंदु कहाँ बनते हैं? यदि व्यक्तिवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम कहीं है तब तो हम पुरुष का जिक्र कर सकते हैं, अन्यथा चाहें तो हम पुरुष का जिक्र बाकी के सर्वनामों में नहीं करें। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हम चाहें तो जो 3 पुरुष चलते हैं उनका जिक्र कर सकते हैं, उनका विवरण दे सकते हैं, अन्यथा हम उनका विवरण नहीं दें तो भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। उत्तम पुरुष कहाँ होता है? जहाँ वक्ता, बोलने वाला स्वयं के लिए अगर कोई शब्द काम में लेता है तो वहाँ पर होता है उत्तम पुरुष। जैसे मैं, मेरा, मुझे, मैं ये पुस्तक पढ़ता हूँ, इस प्रकार की शब्द यदि काम में लेता है बोलने वाला स्वयं के लिए, जिनसे ये एहसास हो, ये महसूस हो कि बोलने वाला स्वयं के लिए कुछ शब्द काम में ले रहा है, तो वहाँ उत्तम पुरुष। यदि सुनने वाले के लिए कोई शब्द काम में लिया जाए तो वहाँ पर होगा मध्यम पुरुष। अब ये सुनने वाले के लिए शब्द कौन से हो सकते हैं? जैसे तू, तेरा, तुझे, ये सभी होते हैं सुनने वाले के लिए। और जहाँ पर यदि ऐसा शब्द दिया जाए तो हम वहाँ पर बेझिझक कर सकते हैं मध्यम पुरुष। इसी प्रकार यदि जहाँ पर न तो बोलने वाले का बोध हो, अर्थात न तो बोलने वाला वक्ता स्वयं के लिए कोई शब्द प्रयुक्त में ले और न सुनने वाले के लिए कोई शब्द प्रयोग में लिए गए हों, बल्कि किसी अन्य का ही बोध हो या अन्य के लिए ही कोई शब्द काम में लिए गए हों, तो वहाँ पर होता है अन्य पुरुष। जैसे ये शब्द कौन से होते हैं? वे, उनका, उन्हें, ये जो शब्द होते हैं ये सभी अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो हमें एक बिंदु बढ़ना है और वो बढ़ा हुआ बिंदु बताना है सर्वनाम का पुरुष। अब वो पुरुष कौन सा है वो बताना है, तो ये ऑप्शनल है। अगर बाकी के सर्वनामों में आप पहचान सकते हैं और बता सकते हैं तो बता देंगे, अन्यथा पुरुषवाचक सर्वनाम का यदि कोई भेद दिया गया हो तो वहाँ पर आपको पुरुष का भेद बताना है, बाकी आप नहीं बताएं तो भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या क्या बातें बतानी होती हैं। तो इसमें देखिए सर्वनाम का प्रकार पुरुष सहित। तो पुरुष तो व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम में ही आते हैं, उसी के 3 पुरुष होते हैं और उसी के अंतर्गत हमें बताने होते हैं। लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ संबंध, बाकी चीज़ें वही हैं जो हमने क्रिया शब्दों के अंतर्गत बताई हैं।
तो बहुत आसान है और हम इसको बड़े सहज भाव से इसको हल कर सकते हैं। उदाहरण के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। इस शब्द पर आप गौर करेंगे। यह उसकी वही साइकिल है जिसे कोई चुरा कर ले गया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे यह उसकी, अब यहाँ पर वही शब्द जो देख रहे हैं आप, वही शब्द को सर्वनाम के अंतर्गत नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते हैं? क्योंकि सर्वनाम शब्द यदि किसी संज्ञा शब्द से पूर्व प्रयुक्त होता है तो वो वहाँ पर सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त न होकर के सार्वनामिक विशेषण के रूप में वहाँ पर वो प्रयुक्त होता है, या संकेतवाचक विशेषण हम उसको कह सकते हैं। तो यहाँ साइकिल शब्द संज्ञा शब्द है और संज्ञा शब्द से पूर्व ये जो विशेष सर्वनाम शब्द दिया गया है ये यहाँ पर सर्वनाम न होकर के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर ये सर्वनाम नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। सार्वनामिक विशेषण को पहचानने का सबसे सुंदर तरीका है, वाक्य में हमें ये देखना है कि जो सर्वनाम शब्द होता है वो यदि विशेषण संज्ञा शब्द से पूर्व है तो वो सार्वनामिक विशेषण है। तो यहाँ पर साइकिल संज्ञा शब्द है और इसके पूर्व सर्वनाम शब्द दिया गया है। तो ये क्या है? यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण, जिसे कोई चुरा कर ले गया था। तो यहाँ पर ये भी दोनों शब्द हम रेखांकित कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे पास शब्द कितने हुए? तो इस वाक्य में जिसे तथा कोई पद सर्वनाम है। जिसे तथा कोई, ये तो दे दिए दो पद, लेकिन क्या इन दो के अलावा और कोई सर्वनाम नहीं है? तो यह भी तो सर्वनाम ही है। अब हम इनका परिचय करना चाहते हैं। तो यह शब्द की यदि हम बात करें तो यह शब्द में कौन सा सर्वनाम है? क्योंकि वाक्य पर एक बार पुनः आप ध्यान देंगे, यह उसकी वही साइकिल है, एक निश्चित वस्तु की ओर इशारा कर रही है। यह जो सर्वनाम शब्द है ये एक निश्चित वस्तु की ओर संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है, निश्चित स्थिति का बोध करा रहा है। इसलिए यहाँ पर सर्वनाम होगा निश्चयवाचक। निश्चित स्थिति किसकी बता रही है? साइकिल संज्ञा की। इसलिए यहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। उसकी जो शब्द दिया गया है इसका यदि पद परिचय आपको करना है तो उसकी क्या करेंगे? संबंध बोधक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध बताने का काम। ये किसके साथ संबंध बता रहा है? साइकिल जो संज्ञा है उसके साथ संबंध बताने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर अब हमें इसका पद परिचय करना है यह का। तो यह में हम बात करें तो ये निश्चित वस्तु की ओर संकेत कर रहा है। इसलिए यहाँ पर यह शब्द कौन सा प्रयुक्त हुआ है? निश्चयवाचक सर्वनाम का। पुरुष की बात मैं कर रहा था। यदि पुरुष आपको समझ में आए तो आप लिखेंगे, अन्यथा पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही आप लिखेंगे। तो यहाँ पर हम इसको अन्य पुरुष के अंतर्गत रख देते हैं। यह उसकी वही साइकिल है, क्योंकि अन्य का ही बोध हो रहा है। जिसे कोई चुरा कर ले गया था, सारे शब्द इसी प्रकार के हैं और अन्य ही का ही ये बोध कराने वाले हैं। तो पुरुष हम चाहें तो लिख देंगे अन्य पुरुष, अगर आप नहीं लिखना चाहें तो आप इस पर बाध्य नहीं हैं, आप इस बिंदु को इसमें छोड़ भी सकते हैं। फिर दूसरी बात इसमें बतानी है कि ये स्त्री जाति का बोध करा रहा है या पुरुष जाति का। तो ये स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है, क्योंकि स्त्रीलिंग का बोध कैसे करा है? यह उसकी वही साइकिल है। साइकिल स्त्रीलिंग है और इसका संबंध है साइकिल के साथ। तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे? स्त्रीलिंग। एक का बोध करा रहा है या बहुवचन का? तो यहाँ पर एक का बोध हो रहा है, इसलिए एक वचन कर देंगे। कारक की बात करें तो संबंध कारक उसका यहाँ पर दिया गया है तो संबंध कारक हो जाएगा, और कार संज्ञा के साथ इसका संबंध स्थापित किया गया है। इस प्रकार से यह शब्द का हम पद परिचय कर लेंगे, इसको उतार लेंगे। यह शब्द का जो पद परिचय हुआ है आप इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। इसके बाद में जिसे कोई चुरा कर ले गया है, जिसे शब्द की यदि हम करें तो जिसे शब्द में कौन सा सर्वनाम है? इसमें आ जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। स्त्रीवाचक का बोध हो रहा है या पुरुषवाचक का? कोई चुरा कर ले गया, स्त्रीलिंग। साइकिल के साथ इसका भी संबंध है, साइकिल स्त्रीलिंग है तो ये भी स्त्रीलिंग।
चुरा कर ले गया, इस शब्द से पहले आप क्या या किसको लगा करके देखिए। किसको चुरा कर ले गया? जिसको, यानी साइकिल को। तो इसमें कारक कौन सा हो जाएगा? कर्म कारक। इसमें कारक कौन सा होगा? कर्म कारक। चुरा कर ले गया क्रिया का कर्म। इस प्रकार से हम इसको पूरा कर सकते हैं। इसी प्रकार कोई शब्द का यदि हम पद परिचय करें तो कोई शब्द का पद परिचय क्या करेंगे? यहाँ पर निश्चित नहीं है कोई कुछ। अगर इस प्रकार के संदेह सूचक शब्द यदि हमारे समक्ष प्रस्तुत किए जाएं तो वहाँ पर हम निश्चित रूप से नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय की स्थिति बराबर बनी हुई है। हम निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन चुरा कर ले गया है, तो अनिश्चय की स्थिति है। तो यहाँ पर सर्वनाम कौन सा होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुष इसमें भी करना चाहें तो अन्य पुरुष कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं करना चाहें तो आप इस पर बाध्य नहीं हैं। अब इसकी स्थिति हमें देखनी है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो जिसे कोई चुरा कर ले गया, अब कोई चुरा कर ले गया मतलब क्रिया का रूप कैसा आ रहा है? यहाँ पर पुल्लिंग। अब पुल्लिंग आ रहा है तो इसका मतलब कोई शब्द भी क्या है? चुरा कर ले जाने वाला क्या है? पुल्लिंग। पुरुष जाति का बोध हो रहा है, एक का बोध हो रहा है या ज़्यादा का? तो एक का बोध हो रहा है, एक ही है। कोई चुरा कर ले गया था। क्रिया का रूप हमें यही बता रहा है कि एक व्यक्ति के द्वारा ये क्रिया की गई है। तो यहाँ पर इसमें हम एक वचन कर सकते हैं। साथ में देखिए चुरा कर ले जाने की क्रिया कौन कर रहा है? कोई। तो यहाँ पर कोई जो शब्द दिया गया है, इस शब्द में कौन सा कारक होगा? चुराने की क्रिया कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक कर्ता कारक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अब क्या है? चुरा कर ले गया क्रिया का कर्ता। और इस प्रकार से आप इसको पूरा कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए। जिसे आप लोगों ने बुलाया है उसे अपने घर जाने दीजिए। जिसे आप लोगों ने बुलाया है उसे अपने घर जाने दीजिए। तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जिसे शब्द की बात करें तो जिसे शब्द में वही संबंधवाचक सर्वनाम। पुरुष को छोड़ दीजिए, देना है तो दे दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए। आप अन्य पुरुष इसमें कर सकते हैं। पुल्लिंग इसका एक वचन। कर्म कारक हो जाएगा और बुलाया क्रिया का कर्म हो जाएगा। आप लोगों ने, तो लोगों ने तो छोड़ दीजिए, आपको ले लीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें। श्रोता के लिए ये शब्द काम में लिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर मध्यम पुरुष आपको लिखना है। आप, तू, तेरा, तुझे, आप, ये शब्द किसके लिए हैं? मध्यम पुरुष के लिए। तो यहाँ पर आप मध्यम पुरुष कर सकते हैं। ये पुरुष जाति का बोध करा रहे तो आप यहाँ पर पुल्लिंग कर सकते हैं। एक का बोध करा रहा है या बहुवचन का बोध करा रहा है, एक से ज़्यादा का बोध करा है कि आप लोगों ने, लोगों शब्द के साथ आप इसका संबंध देखिए। ये एक का बोध नहीं करा रहा है बल्कि एक से अधिक का बोध करा रहा है। आप लोगों ने, तो यहाँ पर वचन कौन सा हो जाएगा? बहुवचन। अब बुलाने की जो क्रिया कर रहा है वो किसने की है? आप लोगों ने। जो शब्द दिया है उनके द्वारा ही क्रिया हुई है। तो यहाँ पर ये किस कारक के रूप में प्रयुक्त हुआ है? कर्ता कारक के रूप में। क्रिया कौन सी है? बुलाया है क्रिया का कर्ता। और इस प्रकार से आप इसको भी लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। लिख लेंगे आप इसको, किसी प्रकार का कोई संदेह आपको नहीं होगा। इसी प्रकार आगे जो शब्द दिया गया है हम उस शब्द का पद परिचय भी कर सकते हैं और बिना किसी संदेह के हम समझ सकते हैं। अब यहाँ पर शब्द दिया गया है उसे। उसे शब्द का, अब से पहले जो पूर्व उदाहरण हमने लिया उसमें भी हमने उसे शब्द का पद परिचय किया जिसमें संबंधवाचक सर्वनाम हम इसमें पढ़े। तो यहाँ पर भी बिना किसी संकोच के उसे शब्द हमें फिर से मिल गया है तो हम यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम कर सकते हैं। अब ये वचन लिखना है या नहीं लिखना है, ये वचन नहीं, क्षमा करना, यदि पुरुष लिखना है या नहीं लिखना है तो आप स्वतंत्र है, क्योंकि यहाँ पर ये पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, संबंधवाचक सर्वनाम है। और बाकी के जो सर्वनाम हैं उनमें आप लिखें या नहीं लिखें आपकी रुचि पर निर्भर करता है। पुरुषवाचक सर्वनाम यदि दिया गया है तो आपको लिखना ही होगा। तो यहाँ पर अन्य पुरुष आप इसमें लिख सकते हैं। ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है तो पुल्लिंग आप इसमें लिख देंगे। एक वचन का बोध करा रहे तो आप इसमें एक वचन लिख देंगे। और कर्म का बोध करा रहे तो आप इसको कर्म कारक लिख देंगे।
इसी प्रकार अपने शब्द दिया गया है। अब अपने शब्द पर हमें विचार करना है कि अपने, जिसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। कौन से सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर आप पुरुष का जिक्र कर सकते हैं, मध्यम पुरुष का प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। मध्यम पुरुष का हुआ है, पुल्लिंग का बोध हो रहा है, एक वचन का बोध हो रहा है, और कारक की यदि बात करें तो इसमें संबंध कारक का बोध हुआ है। इस प्रकार से आप इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग समझ सकते हैं। इसके बाद में हम लेते हैं विशेषण शब्दों का पद परिचय। फिर से बोल रहा हूँ कि आपको परीक्षा में कितने बिंदु बताने हैं? केवल 3 बिंदु या 2 बिंदु। 3 भी मुश्किल से आपसे पूछे जाएंगे, बल्कि 2 ही बिंदु आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन 2 बिंदु आपको शब्द को समझ करके, पहचान करके फिर ही लिखने हैं। अब बात करते हैं विशेषण शब्दों के पद परिचय की। तो विशेषण शब्दों का पद परिचय कैसे होता है? सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि विशेषण होता क्या है। तो विशेषण होता है वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। अब विशेषता में उसके गुण, दोष जो भी कुछ है, आकार, प्रकार, स्वरूप, ये सभी विशेषण, संख्या, संकेत, ये सभी विशेषण के अंतर्गत आने वाले हैं। अब इसमें रंग, रूप, स्वाद, ये सभी आ जाते हैं। तो विशेषण की परिभाषा आप सभी को है। विशेषण शब्दों का पद परिचय करते समय हमें बताना क्या होता है, ये चीज़ें हमें पूर्व कक्षा में पढ़ी कि विशेषण का भेद हमें सबसे पहले बताना होगा, उसकी अवस्था, क्योंकि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाएं क्या हैं, पूर्व कक्षा में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से आपके दोहरान के लिए मैं बता दूं कि इसकी 3 अवस्थाएं हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। उत्तरावस्था होती है जहाँ 2 के स्थिति का वर्णन हो, जहाँ एक व्यक्ति की सामान्य स्थिति का वर्णन हो, वहाँ पर मूलावस्था। जहाँ 2 के बारे में बात कही गई हो, राम श्याम से अच्छा है, तो राम और श्याम में तुलनात्मक जो जानकारी दी गई है 2 के बीच में दी गई है, तो यहाँ पर आप इसको उत्तरावस्था कर सकते हैं। राम कक्षा में सबसे होशियार लड़का है, तो राम कक्षा में बाकी के सबसे 1 की तुलना की गई है, इसका मतलब यहाँ पर उत्तमावस्था होगी। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति की यदि 2 से तुलना की जाए तो उत्तरावस्था, एक व्यक्ति की तुलना या उसका विवरण बाकी अन्य से दिया जाए तो वहाँ पर उत्तमावस्था। अवस्था यहाँ पे हमें बतानी है 3 में से कौन सी अवस्था का प्रयोग हुआ है। लिंग, वचन, कारक और विशेषता, विशेष्य के साथ संबंध। विशेषता और विशेष्य जो शब्द होते हैं ये क्या है? विशेषता तो होती है विशेषण, विशेष्य होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाए। जैसे आम मीठा होता है या आम मीठा फल है। अब आम शब्द के साथ में फल, आम तो नाम हो गया, ये तो संज्ञा हो गया, फल भी संज्ञा है, लेकिन इसकी विशेषता क्या बताई जा रही है? मीठा। तो यहाँ पर आम मीठा फल है, तो मीठा शब्द किसकी विशेषता बताई? इसके लिए विशेष्य क्या हो गया? आम। आम विशेष्य हो गया और मीठा विशेषण हो गया या विशेषता हो गई। इस प्रकार से हमें संबंध बताना होता है। अब इसको एक उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं। जैसे वीर राम ने सब राक्षसों का वध किया। अब यहाँ पर 2 शब्द रेखांकित किए गए हैं, वीर और सब। वीर शब्द की यदि बात करें तो इसमें आप समझ सकते हैं कि वीर विशेषण के जो 5 भेद होते हैं उनमें कौन से भेद के अंतर्गत आता है। विशेषण को पहचानने का सबसे सुंदर तरीका यही है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि संख्यावाचक विशेषण में संख्या का बोध होता है, या तो निश्चित या अनिश्चित का। मैं थोड़ा उल्टे क्रम में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको ये तरीका समझ में ज़्यादा बेहतर लगे कि गुणवाचक विशेषण को हम कैसे पहचानें। तो आपको गुणवाचक में सबसे ज़्यादा चीज़ें बतानी होती हैं, इसलिए इसको मैं लास्ट में बताऊँगा। तो संख्यावाचक विशेषण में हमें संख्या बतानी होती है। यदि निश्चित संख्या दी गई है तो निश्चयवाचक, और अनिश्चित संख्या जैसे कोई, कुछ, सब, बहुत, अगर ये शब्द दिए गए हैं तो अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है, वहाँ पर हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। मात्रा का बोध हो, थोड़ा थोड़ा, बहुत, ज़्यादा, 5 लीटर, 7 मीटर, इस प्रकार से यदि मात्रा का बोध हो, परिमाप का बोध हो, तो वहाँ पर परिमाणवाचक कर सकते हैं। यदि किसी संज्ञा शब्द से पूर्व कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा शब्द से पूर्व लगकर उसकी विशेषता के रूप में प्रयुक्त हुआ है तो वहाँ पर सार्वनामिक विशेषता। और यदि कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रत्यय लगने से वो
विशेषण का काम कर रहा है तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक विशेषण, जैसे जयपुर और जयपुर की ई प्रत्यय लगाते हैं जयपुरी। अब जयपुरी रजाइयाँ विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। अब जयपुरी रजाइयाँ विश्व भर में प्रसिद्ध हैं, तो जयपुर शब्द तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसके साथ में आप ई प्रत्यय लगाए। ई प्रत्यय लगाते ही ये हो गया जयपुरी और रजाइयों की विशेषता बताने लग गई। ये ऐसे जो उदाहरण होंगे वहाँ पर हो जाएगा व्यक्तिवाचक। तो बाकी के जो बच गए वो किस में आएंगे? गुणवाचक में। तो यहाँ पर चाहे वो वीर है, कायर है, काला है, गोरा है, लंबा है, छोटा है, मोटा है या पतला है, जो भी बाकी की जो चीज़ें बच गई वो सभी आ जाते हैं गुणवाचक। तो यहाँ पर देखिए वीर राम ने, तो वीर शब्द का हम पद परिचय करेंगे तो वीर में आ जाएगी मूल गुणवाचक विशेषण मूलावस्था। राम की एक सामान्य स्थिति के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो मूलावस्था पुल्लिंग शब्द का बोध करा रहा है, पुरुष जाति का बोध हो रहा है, तो पुल्लिंग इसमें हो जाएगा, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। वीर राम की विशेषता बता रहा है तो एक वचन का बोध हो रहा है, आप इसमें एक वचन कर सकते हैं। विशेषता विशेष्य के साथ संबंध बताना है तो राम तो इसमें विशेष्य है और विशेषण क्या है? वीर। तो राम विशेष्य के गुण का बोध, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, राम विशेष्य के गुण का बोध। और ये हमारा पद परिचय संपन्न हुआ। इसी प्रकार सबका यदि हम करें तो सब में जैसे मैंने अभी कहा कि संख्यावाचक विशेषण, यहाँ पर संख्या निश्चित नहीं दी गई है तो अनिश्चित संख्यावाचक भी कर सकते हैं, लेकिन भेद में भी चक्कर में नहीं पड़ना चाहें कि अनिश्चित है या निश्चयवाचक है, तो संख्यावाचक तो है, तो संख्यावाचक विशेषण है। यहाँ पर मूलावस्था है, यहाँ पर पुल्लिंग है, एक वचन है, एक वचन नहीं, क्षमा करना, क्योंकि सब शब्द दिया गया है, सब में एक के लिए नहीं है, सब है सभी राक्षसों के लिए। वीर राम ने सब राक्षसों को, तो राक्षसों की संख्या एक थोड़ी थी, राक्षस बहुत संख्या में थे, इसलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हुआ है, कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। अब विशेषता विशेष्य के साथ संबंध बताना है तो राक्षसों जो शब्द दिया गया है जो कि विशेष्य के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो राक्षसों विशेष्य की संख्या का बोध करा रहा है ये शब्द, राक्षसों विशेष्य की संख्या का बोध ये शब्द करा रहा है, और इस प्रकार से हम इसका पद परिचय कर सकते हैं। तो ये होता है विशेषण शब्दों का। अब यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं क्रिया शब्दों का पद परिचय। क्रिया शब्दों का पद परिचय करते समय हमें क्या क्या बताना होता है? सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्रिया होती क्या है। वाक्य में हम कैसे पहचानें कि क्रिया शब्द कौन सा है? तो वाक्य में हमें क्रिया पहचाननी है तो ये देखना है कि यदि कोई कार्य हुआ है तो करना, चलना, बोलना, सुनना, देखना, नहाना, दौड़ना, घूमना, फिरना, ये सभी क्या है? क्रिया शब्द, जिनसे किसी कार्य का होना पाया जाता है। जिस शब्द को पढ़ करके हमें ऐसा लगे कि कुछ ना कुछ कार्य या कुछ ना कुछ क्रिया हुई है तो वो क्रिया शब्द होते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्रिया शब्द में क्या क्या बताना होता है? उसका लिंग बताना होता है, वचन बताना होता है। सबसे पहले तो क्रिया का भेद बताना होता है, उसके बाद में फिर वही उसका लिंग, वचन, वाच्य। वाच्य की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। वाच्य, जो वाच्य तीन होते हैं उनमें से कौन से वाच्य का प्रयोग हुआ है और वाच्य का प्रयोग होता क्या है? पूर्व कक्षा में भी हमने इसके बारे में पढ़ा कि वाच्य होता है वाक्य में मौजूद क्रिया का संबंध बताना, क्रिया की इसी स्थिति से परिचित करवाना कि क्रिया का प्रयोग वाक्य में मौजूद कर्ता के अनुसार हुआ है या कर्म के अनुसार अथवा भाव के अनुसार। ये स्थिति हमें जिस रूप से पता चलती है उसे ही हम क्या कहते हैं? वाच्य। तो यहाँ पर हमें बताना होगा वाच्य। वाच्य के साथ हमें काल बताना है और वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध बताना है। अन्य शब्दों के साथ संबंध बताने का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए पढ़ना क्रिया है, तो पढ़ना जो क्रिया हुई है इसका कर्ता कौन है, इसका कर्म कौन है, अधिकरण कौन है, जितने भी और कोई अगर शब्द दिए गए हैं तो वो सभी चीज़ें हमें उसके साथ बतानी होती हैं। ये स्थिति होती है अन्य शब्दों के साथ संबंध। तो यहाँ पर एक उदाहरण देखिए, राम ने रावण को बाण से मारा। हम इसी उदाहरण को ले रहे हैं। इस वाक्य में मारा है, जो शब्द दिया गया है मारा, ये क्या है? क्रियापद। अब इसका पद परिचय हम कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्रिया का भेद बताने की बारी आती है। तो क्रिया का भेद बताना है तो बड़ा आसान तरीका है।
इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। क्रिया के भेद 3 होते हैं, कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर और काल के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की है, अकर्मक और सहकर्मक। रचना के आधार पर क्रिया 8 प्रकार की है और काल के आधार पर क्रिया 3 प्रकार की है, वर्तमानकालिक, भूतकालिक और भविष्यकालिक। अगर हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद को पहचान सकते हैं तो हमें लिखना है कौन सा भेद, अकर्मक या सहकर्मक में से। यदि हम कर्म के आधार पर भेद का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं और हमें लगता है कि हम रचना के आधार पर जो क्रिया के भेद दिए गए हैं उनको भली भांति स्पष्ट कर सकते हैं, तो आप रचना के आधार पर जो क्रिया के भेद दिए गए हैं उनमें से किसी भेद को भी आप लिख सकते हैं। तो ये शुरू के जो 2 ऑप्शन हैं ये तो हैं उन बच्चों के लिए जिनको क्रिया का बिंदु ढंग से समझ में आया गया है, या क्रिया शब्द के उस भेद को भली भांति समझ सकते हैं, बता सकते हैं, ये तो हैं उनके लिए। कई ऐसे भी हैं जिनको पढ़ाने के बाद भी उनके दिमाग में ये बात नहीं बैठ पाती है। कुछ समय के लिए उनके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि हम क्रिया को पहचान सकते हैं, उस शब्द के रूप को पहचान सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा लंबे समय तक अपने दिमाग में उस चीज़ को स्थायी नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों के लिए तीसरा जो इसका प्रकार है वो काम कर सकता है, क्योंकि काल के आधार पर तो क्रिया का भेद वो पहचान ही सकते हैं। क्रिया का जो शब्द दिया जाता है उस शब्द के रूप को देख करके हम ये तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्रिया बीते हुए समय में हुई है या चल रहे समय में हुई है अथवा आगे आने वाले समय में क्रिया के संपन्न होने की बात कही गई है। यदि बीते समय में हुई है तो भूतकालिक, चल रहे समय में हुई है तो वर्तमानकालिक, और भविष्य में होने वाले यानी होने वाले समय में यदि क्रिया के संपन्न होने का बोध हो तो भविष्यकालिक। और इस प्रकार से हम उसका समझ सकते हैं। तो ये तीसरा ऑप्शन है उन विद्यार्थियों के लिए जिनकी बुद्धि लब्धि थोड़ी कम है, स्मरण शक्ति थोड़ी कमज़ोर है, उनके लिए। बाकी तो हमें लिखना ही है, क्योंकि क्रिया से संबंधित मैंने पहले भी आपको कहा कि एक प्रश्न आपसे अलग से पूछा जाएगा, इसलिए इस बिंदु को आप विशेष पढ़ेंगे। 2 अंक का एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, या तो आपको वाक्य दिया जाएगा, वाक्य में आपको क्रिया पहचान करके उसको परिभाषित करना है, या फिर डायरेक्ट आपसे किसी भी क्रिया के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। कर्म के आधार पर क्रिया में से किसी क्रिया का परिभाषा पूछी जा सकती है, या रचना के आधार पर क्रिया के जितने भी भेद दिए गए हैं उनमें से किसी क्रिया की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। तो अब यहाँ पर देखिए इसमें बताना क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे बिंदु दिए गए हैं उनके आधार पर ही। तो मारा क्रिया है, तो यहाँ पर देखिए राम ने रावण को बाण से मारा। यहाँ पर मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, राम ने रावण को बाण से मारा, ये वाक्य हमारे पास। और यहाँ पर क्रियापद की यदि बात करें तो मारा शब्द यहाँ पर क्या है, क्रिया। अब इसी का हमें करना है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि सहकर्मक है या अकर्मक। तो इसमें कर्म मौजूद है। पहली बात तो ये कि यहाँ पर को जो विभक्ति चिन्ह दिया गया है वो आप देख सकते हैं, वो कर्म के साथ प्रयुक्त हुई है। तो कर्म है, तो क्रिया किया है, किसको मारा, रावण को मारा। कर्म मौजूद है तो क्रिया कैसी है, सहकर्मक। क्रिया कैसी हुई, सहकर्मक। कर्म मौजूद है, या तो आप इस प्रकार से ढूंढ सकते हैं, किसको मारा, रावण को मारा, तो सहकर्मक उत्तर मिल रहा है। और अन्यथा हमें इसकी विभक्ति चिन्ह भी दिख रहा है, इस हिसाब से भी हम इसको कह सकते हैं कि ये सहकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसके बाद में अम्मारा जो क्रिया है इसका रूप देखिए, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, स्त्री जाति का बोध करा रहा है या पुरुष जाति का, तो ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है, इसको आप पुल्लिंग कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर भी इसको देख सकते हैं बड़े सहज भाव से। ये देखिए सहकर्मक क्रिया इसमें कर दी है, पुल्लिंग इसका रूप है तो हमने पुल्लिंग लिख दिया है। एक का बोध करा रहा है, क्योंकि मारा जो शब्द दिया गया है ये एक का ही बोध करा रहा है, इसलिए एक वचन हमने यहाँ पर कर दिया है। अब इसमें देखना है वाच्य। मारा जो दिया गया है इसमें कौन सा वाच्य होगा, कर्तरी वाच्य।
क्योंकि क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार हुआ है, कर्ता के अनुसार। कर्ता का जो रूप है वही रूप किसका है, क्रिया का। इसी हिसाब से यहाँ पर कौन सा रूप होगा, कर्तृवाच्य। मारा क्रिया किस काल की बात बोध करवा रहा है, भूतकाल का या वर्तमान काल का या भविष्यत काल का, तो भूतकाल का मारा, भूतकाल आप यहाँ पर लिख देंगे। अब बाकी शब्दों का संबंध हमें यहाँ पर स्पष्ट करना है कि जैसे मारा क्रिया का कर्ता राम, कर्म रावण तथा करण बाण, साधन क्या था, बाण। इस प्रकार से हम क्रिया शब्दों का पद परिचय कर सकते हैं। और क्रिया शब्दों का पद परिचय बहुत ही साधारण, बहुत ही सरल और आसान होता है। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। दूसरे उदाहरण के द्वारा आप इसको समझ सकते हैं। श्याम ने खीर खाकर पुस्तक पढ़ी। श्याम ने खीर खाकर, तो यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं, एक तो पढ़ी और एक है खाकर, दो शब्द दिए गए हैं। यदि इसमें हम सबसे पहले खाकर शब्द की करें तो इसको मैं दोनों रूपों में आपको बताने का प्रयास करता हूँ। खाकर खुद स्वयं क्रिया इसके पहले लगाई, क्या खाकर, खीर खाकर। इसका मतलब यहाँ कर्म मौजूद है, कर्म मौजूद है तो यहाँ पर ये हो जाएगी सहकर्मक क्रिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वाक्य में, जहाँ वाक्य में एक साथ दो क्रियाएं संपन्न हुई हों और प्रथम क्रिया के संपन्न होते ही जहाँ दूसरी क्रिया शुरू हो गई हो, तो प्रथम पहले समाप्त होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। रचना के आधार पर जो पूर्वकालिक क्रिया का भेद होता है हम वो भी कर सकते हैं। तो खाकर, खाने की क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया कौन सी शुरू कर दी, पुस्तक पढ़ने की। तो एक क्रिया की समाप्त होते ही तुरंत दूसरी क्रिया जहाँ शुरू होती है तो पहले समाप्त होने वाली क्रिया क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया। तो खीर खाकर यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया कर सकते हैं, सहकर्मक क्रिया भी आप इसमें कर सकते हैं। तो आपका उदाहरण गलत नहीं होगा, जैसी आपकी मर्जी है आप वैसा इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप स्वतंत्र हैं, कोई सा भी भेद लिख सकते हैं दोनों में से। तो मैं पूर्वकालिक यहाँ पर काम में ले रहा हूँ। तो जैसे खाकर शब्द की हम पद परिचय करें तो पूर्वकालिक इसमें क्रिया हो जाएगी, सहकर्मक भी इसमें ऑप्शन के रूप में दे रखा है, अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं। खीर का रूप देखिए सबसे पहले क्या है, खीर का रूप क्या है, खीर स्त्रीलिंग है, श्याम पुल्लिंग है और पुल्लिंग के अनुसार एक वचन है और उसी के अनुसार क्रिया का प्रयोग है। तो कर्तृवाच्य यहाँ पर प्रयोग हुआ है, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ है तो कर्तृवाच्य है। अब कर्तृवाच्य की बात बाद में करेंगे, तो सबसे पहले इसमें कर देंगे पूर्वकालिक क्रिया, पुल्लिंग एक वचन, कर्तृवाच्य भूतकाल खाकर, क्योंकि खाकर क्रिया भूतकाल में हुई है, भूतकाल, और खाकर क्रिया का कर्ता श्याम और कर्म खीर। ये हो गया इसका पद परिचय खाकर शब्द का। आप इसको लिख सकते हैं, दोबारा से बता सकता हूँ, आप इसको पुनः लिख सकते हैं कि खाकर शब्द की करें तो पूर्वकालिक क्रिया या सहकर्मक क्रिया, पुल्लिंग एक वचन, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य के आगे फिर आपको लगाना है काल। खाकर शब्द यहाँ पर बहुत करा है भूतकाल का, तो भूतकाल, बाकी शब्दों के साथ संबंध बताना है। तो खाकर क्रिया का कर्ता श्याम और कर्म खीर, ये हो गया इसका पद परिचय। दूसरा शब्द दिया गया है पुस्तक पढ़ी, क्या पढ़ी, पुस्तक पढ़ी। यहाँ पर भी कर्म मौजूद है, आप इसको भी सहकर्मक क्रिया के रूप में मान सकते हैं। क्या पढ़ी, पुस्तक पढ़ी, तो सहकर्मक क्रिया आप कर सकते हैं। क्रिया पढ़ी जो दिया गया है ये किस रूप में है, स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है, एक वचन का बोध करा रहा है। वाच्य की बात करें तो वाच्य इसमें भी क्या है, कर्तृवाच्य आप इसमें नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कर्तृवाच्य क्यों नहीं कर सकते, कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग नहीं है। कर्ता तो पुल्लिंग एक वचन है, क्रिया है एक वचन स्त्रीलिंग, तो इनके कर्ता के अनुसार तो यहाँ पर क्रिया का प्रयोग हुआ ही नहीं है, तो कर्तृवाच्य तो हो ही नहीं सकता है। कर्म यहाँ पर देखिए खीर, यहाँ पर खीर स्त्रीलिंग एक वचन, पुस्तक स्त्रीलिंग एक वचन, लेकिन वाक्य हमारा एक पूरा हो जाता है खाकर तक ही। दूसरी क्रिया शुरू है पुस्तक पढ़ी, तो पुस्तक एक वचन स्त्रीलिंग है और क्रिया भी एक वचन स्त्रीलिंग है।
पुस्तकें यहाँ कर्म के रूप में प्रयुक्त हुई है, इसलिए कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग है। तो यहाँ पर आप वाच्य कर सकते हैं कर्मवाच्य। भूतकाल कर सकते हैं। भूतकाल के भेदों को यदि पहचान सकते हैं तो आप लिख सकते हैं सामान्य भूतकाल। यदि नहीं भेदों को नहीं बता सकते हैं तो भूतकाल भी आप कर सकते हैं। भेदों से यदि आप परिचित नहीं हैं, क्योंकि भूतकाल के 6 भेद होते हैं और 6 भेदों से आप परिचित हो ये तो ज़रूरी नहीं है। अतः आप काल तो पहचान सकते हैं और काल लिख सकते हैं, तो आपका उत्तर गलत नहीं होगा। आप लिख सकते हैं कि इसमें भूतकाल है तो भूतकाल हो जाएगा। इसके बाद में बाकी शब्दों के साथ आपको इसका संबंध बता देना है। अब जैसे पढ़ी क्रिया का कर्ता श्याम, कर्म पुस्तक, और ये आपका पद परिचय संपन्न हुआ। इस प्रकार से आप क्रिया शब्दों का पद परिचय कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और दे रखा है अव्यय या अविकारी शब्दों का पद परिचय। अव्यय या अविकारी क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनके मूल स्वरूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन संभव नहीं हो, वो सभी शब्द कहलाते हैं अविकारी शब्द। तो अब इसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं अविकारी में क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अविकारी आते हैं। अब अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण की बात करें तो क्रिया विशेषण शब्द होते क्या हैं? इनमें आपको ज़्यादा नहीं बताना होता है, इसमें सिर्फ आपको 2 ही बिंदु बताने हैं। और यदि मान लीजिए परीक्षा में आपसे पूछा जाए तो आप यही सोचें कि आपसे क्रिया विशेषण या अव्यय शब्दों का पद परिचय ही करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऐसे अव्यय शब्दों के पद परिचय में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है और बड़ी आसानी से हम अव्यय शब्दों को पहचान करके बता सकते हैं। तो क्रिया शब्दों की वाक्य में मौजूद क्रिया शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण। अब यहाँ पर आप देखिए लड़के ऊपर खड़े हैं, वाक्य हमने एक लिया है लड़के ऊपर खड़े हैं। तो खड़े हैं क्रिया है और ऊपर है क्रिया विशेषण, लड़के है कर्ता। खड़े होने की जो क्रिया है ये किसके द्वारा की जा रही है? लड़कों के द्वारा। अब यहाँ तो ये तो लड़का कर्ता और डायरेक्ट क्रिया, इससे तो स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। इस क्रिया की वास्तविकता को परिचित करवा रहा है, ऊपर स्थिति का बोध करा रहा है, स्थान का बोध करा रहा है। तो आप इसमें भी कर सकते हैं ना, ये क्रिया के स्थान का बोध करा रहा है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमें क्रिया विशेषण शब्द छांटना है। तो क्रिया विशेषण शब्द यहाँ पर हो गया ऊपर। अब ऊपर की हम करें तो देखिए स्थान बोधक क्रिया विशेषण, स्थान बोधक क्रिया विशेषण, स्थान का बोध करा है ना। ऊपर खड़े हैं, खड़े हैं क्रिया के स्थान का बोध, और ये 2 ही बातें हमें इसमें बतानी है, तीसरा बिंदु हमें इसमें बताना ही नहीं है। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए दूसरा उदाहरण देखिए, लड़की उछल कूद कर रही है। इस उदाहरण के द्वारा आप इसको समझ सकते हैं। इस वाक्य में उछल कूद क्रिया विशेषण शब्द है, कर रही है तो क्रिया है, लेकिन उछल कूद क्या है? क्रिया विशेषण। इस क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द। अब इसकी बात करें, इसका पद परिचय करें तो क्या हो जाएगा? उसकी स्थिति का पता बता रही है, रीति का पता बता रही है, इसलिए रीति बोधक क्रिया विशेषण हो जाएगा। और कर रही है क्रिया की विशेषता या रीति का बोध, ये आप बिंदु लिख सकते हैं। और इस प्रकार से 2 बिंदु लिख करके आप अपने इस पद परिचय को पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं क्रिया विशेषण शब्दों का पद परिचय। अब बात करते हैं संबंध बोधक अव्यय का पद परिचय। धीरे धीरे हम लगभग सभी शब्दों का पद परिचय करते आए हैं, समझने का प्रयास किया है और आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी। अब संबंध बोधक की बात करें तो जैसे भोजन के बाद विश्राम करना चाहिए, संबंध बोधक अव्यय का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो के बाद, भोजन के बाद विश्राम करना चाहिए, तो के बाद शब्द यहाँ पर दिया है संबंध बताने के लिए। तो इसको करें संबंध बोधक अव्यय जो भोजन संज्ञा का संबंध विश्राम के साथ जोड़ता है। ये हमारा पद परिचय संपन्न हुआ। फिर से देखिए, भोजन के बाद विश्राम करना चाहिए, तो यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है जो भोजन संज्ञा के साथ विश्राम के भोजन संज्ञा का संबंध विश्राम के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। इसी प्रकार आप आगे कर सकते हैं समुच्चय बोधक जो अव्यय शब्द दिए जाते हैं या दिए गए हैं, उन शब्दों का पद परिचय भी आप कर सकते हैं।
जैसे संगीता और अनीता जा रही है। समुच्चय बोधक क्या है? और शब्द यहाँ पर समुच्चय दो को जोड़ने का जो काम कर रहा है वो यहाँ पर है और। तो और शब्द की यदि बात करें तो समुच्चय बोधक अव्यय, किंतु, परंतु, और, अथवा, बल्कि, ये सभी क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। अब ये समुच्चय बोधक अव्यय है और क्या बताना है इसमें? समुच्चय बोधक अव्यय और इसका पद परिचय आप कर देंगे इस प्रकार से। संयोजक संगीता तथा अनीता दो संज्ञा शब्दों को जोड़ता है। उसकी वास्तविक स्थिति को आप इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं कि समुच्चय बोधक अव्यय संयोजक के रूप में यहाँ पर ये प्रयुक्त हुआ है। संगीता तथा अनीता दो संज्ञा शब्दों को जोड़ने के रूप में इसका प्रयोग किया गया है और इस प्रकार से आप समुच्चय बोधक अव्यय को भी समझ सकते हैं। ज़्यादा बिंदु नहीं बताने हैं। तो अव्यय शब्दों के लिए तो आप ये सोचें कि परीक्षा में आपसे अव्यय शब्द का ही यदि पद परिचय करवाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इन शब्दों के पद परिचय में ना तो हमें ज़्यादा बातें बतानी होती हैं और ना किसी प्रकार की कोई समस्या हमारे समक्ष आती है। तो आगे देखिए, विस्मयादि बोधक अव्यय का पद परिचय। इसमें भी यही हमें पहचानना है कि अरे यह क्या हो गया। यहाँ पर एक आश्चर्य का या विस्मय का बोध हो रहा है। ये तो वाक्य को पढ़ते ही अरे ये क्या हो गया। अरे शब्द का यदि हम करें तो विस्मयादि बोधक अव्यय जो विस्मय के भाव का बोध कराता है और इस प्रकार से ये दो बिंदु करके आप इसको पूरा कर सकते हैं। तो ये थी आज की अपनी कक्षा, जिसके अंतर्गत हमने पद परिचय को अलग अलग भेदों के रूप में उसके उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास किया। पद परिचय से संबंधित यदि अन्य उदाहरण आपको पढ़ने हैं, समझने हैं, तो उसके लिए मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप तक इसके PDF नोट्स उपलब्ध कराऊं, जिसके द्वारा आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। उसमें आपको उदाहरण और मिलेंगे, आप उसमें समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं और अपनी यदि कोई कमी रही हो तो उस कमी को भी आप पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अध्ययन कर रहे थे पद परिचय का, जो कि व्याकरण खंड के अंतर्गत ही आता है और बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। इससे संबंधित 2 या 3 अंक का प्रश्न हमसे पूछा जाता है। 3 का नहीं तो 2 अंक का प्रश्न तो हमसे निश्चित रूप से पूछा जाएगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो ये 3 अंक तो कम से कम हमारे पक्के हों। तो ये थी आज की अपनी कक्षा। मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा से आपसे विदा लेता हूँ। आज की कक्षा में इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कक्षा के साथ, एक नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आपका दिन मंगलमय हो।